students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing chapter 2 and we discussed whole the chapter and revision videos of the chapter 2. Now we are going to start with the MCQs, multiple choice questions. राइट अब हम इस लेक्चर से या आगे के 2-3 लेक्चर तक हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम्स में या जेई मेंस में या हमारे नीट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो कई बारी बहुत बेसिक्स भी आ जाते हैं इसके बेस पे और कई बारी बहुत एडवांस लेवल पे भी आ जाते हैं इस चैप्टर में से। तो जो बेसिक्स है आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अभी हमने बिल्कुल रिवीजन किया, अभी हमने बिल्कुल अच्छे से थ्योरी रिवाइज करी है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरेटिकल बेस करने वाले, थ्योरेटिकल बेस एमसीक्यूज करेंगे आज के लेक्चर में। फिर स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो हम बिल्कुल आज के लेक्चर से बेसिक एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू थ्योरेटिकल बेस है। आज का जो लेक्चर है, आज का जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल बेस है। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बेस एमसीक्यूज ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड बाय। ठीक है, अब ये नहीं बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया, उन्होंने बोला चार्ज किसने किया। तो चार्ज किसने किया? जे थॉमसन नहीं, फैराडे नहीं, गोल्डस्टीन नहीं, इट वाज मिल्टन जिन्होंने हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या आएगा। ठीक है, जे थॉमसन ने तो मॉडल दिया था, गोल्डस्टीन ने हमारे पास प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, फैराडे ने हमें ये बताया था कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बट मिल्टन ने हमें ये बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, हमें फैराडे ने ये बताया था कि चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, हमें इन्होंने प्रेजेंस बताई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले उन चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस बताई थी, ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी दी थी। ठीक है, और थॉमसन ने तो अपना मॉडल दिया था। राइट, जे थॉमसन मॉडल हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और एटम की प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक एटम के अंदर। तो मिल्टन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? अब देखो न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन होता तो चैडविक आता, तो ये कैंसिल हो गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने। न्यूक्लियस पूछा है तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। मॉसले भी नहीं आएगा क्योंकि मॉसले ने ये बताया था कि कोई ना कोई ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर चार्ज नहीं है बट इनके पास मास है ना। मॉसले ने जब अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उन्होंने ये नहीं बोला कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम भी नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि विदाउट चार्ज पार्टिकल, नो चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो मॉसले भी नहीं आएगा। जे थॉमसन अगेन से मॉडल दिया था, उन्होंने कोई न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताएगा। तो रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस वो एरिया है एटम का जहाँ पे पूरा मास, एक एटम का पूरा मास है जिसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, ये रदरफोर्ड ने बोला था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस याद रखना, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने दी है, न्यूट्रॉन की चैडविक ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई अल्फा रे स्ट्राइक अ थिन गोल्ड फॉइल ऑफ गोल्ड। जब अल्फा रेस जो हमारी गई थी, रदरफोर्ड मॉडल पे चले जाओ, तो उसने जब गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक किया था तो क्या क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस आर डिफ्लेक्टेड बैक। कैसा हुआ था? नहीं, क्योंकि 20,000 रेज में से कोई एक री थी। ठीक है, वन ऑफ दी 20,000 रेज में से कोई एक रे थी, तो फर्स्ट पॉइंट तो कैंसिल हो गया कि सारी नहीं रिफ्लेक्ट बैक हुई थी, मोस्ट नहीं आएगा यहाँ पर, वन ऑफ दी आएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज ऑल दी अल्फा रेज पास थ्रू द फॉइल। क्या ऐसा हुआ था कि सारी ही पास हो गई थी? नहीं, यहाँ पर भी हमने बात करी थी कि 90% पास हुई थी, सारी नहीं हुई थी, तो ये भी गलत हो गया, ऑल नहीं आएगा, 90% आएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल।
ठीक है। क्या ऐसा हुआ था कि जो अल्फा रेस थी वो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई थी, बट यहाँ पे अगेन मोस्ट यूज किया गया। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो यहाँ पर जो है हमारे पास सी ऑप्शन भी गलत होता है, क्योंकि मोस्ट नहीं थी, कुछ ही थी, सम थी, ठीक है, सम ऑफ द रेज थी, क्योंकि 90% तो पास हो गई थी, तो सम जो रेज रह गई थी, मतलब थोड़ी सी जो रेज थी वो जो थी वो एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है डी, कि जो हमारे पास थी कि वो कोई भी डिफ्लेक्शन ना प्रोड्यूस करके वो सीधी पास हो गई थी। इसका मतलब क्या आया था कि जो एटम है हमारे पास, एटम हैव एम्प्टी स्पेस। यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था ना कि एटम के पास एम्प्टी स्पेस होता है। कैसे आया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन पास आउट हो गई थी। ऑल, अब यहाँ पे देखो ऑल और मोस्ट में बहुत डिफरेंस है। ऑल का मतलब है सारी की सारी, मोस्ट का मतलब है थोड़ी बहुत, ठीक है, काफी हद तक, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट वाला मैंने चूज किया है यहाँ पे, इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ऑल द अल्फा रेज पास थ्रू द फॉइल, कि यहाँ पे भी तो मैम बात तो सेम ही है कि पास हो गई थी, बट यहाँ पे ऑल की बात करी गई है, ऑल नहीं हुई थी, 90% हुई थी। और यहाँ पे मोस्ट की बात करी गई है कि काफी हद तक, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वोकैब पे भी जाइए कि यहाँ पे डिफरेंस है ऑल एंड मोस्ट में, इसलिए मोस्ट वाला पॉइंट हमारे पास आंसर सही आया कि काफी हद तक जो थी वो स्ट्रेट पास कर गई थी, ठीक है, क्योंकि इसी से हमने कंक्लूजन निकाला था कि एटम के पास एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आई थी द सीरीज ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हमने एक टेबल याद करो, हमने किया था, दैट इज लाइमन सीरीज, ठीक है, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफंट, राइट, ये हमने किया था। तो जब हमने इसमें डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि इनकी ग्राउंड स्टेट जो थी, मैं ग्राउंड स्टेट को जीएस लिख रही हूँ, तो ग्राउंड स्टेट क्या थी, 1 2 3 4 5 थी, और जो एक्साइटेड स्टेट थी इट कैन बी 2 3 4 सो ऑन, इसमें क्या थी 3 4 सो ऑन, इसमें क्या थी 4 5 सो ऑन, इसमें थी 5 6 सो ऑन, एंड इसमें थी 6 7 सो ऑन, ठीक है। तो इसका जो रीजन आया था, लाइमन सीरीज का जो रीजन था वो कौन सा था, यूवी रे था, ठीक है, बाल्मर के लिए भी यूवी था, पाश्चन के लिए हमारे पास क्या आई थी, विजिबल रीजन आई थी, फिर उसके बाद ब्रैकेट एंड पीफंट के लिए भी आईआर रीजन आया था, इंफ्रारेड रीजन आया था। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, पाश्चन सीरीज के, सॉरी बाल्मर सीरीज के लिए करेक्टेड है कि जो हमारे पास बाल्मर सीरीज थी वो विजिबल रीजन में आई थी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाल्मर सीरीज जो थी वो विजिबल रीजन में आई थी इंस्टेड ऑफ पाश्चन, ये विजिबल में थी, ये भी आईआर में थी, बाल्मर भी, ब्रैकेट भी, पीफंट भी, ये तीनों आईआर में थी। तो जो बाल्मर सीरीज थी वो विजिबल रीजन में आई थी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बाल्मर, ठीक है, क्योंकि लाइमर जो थी वो यूवी के लिए थी, पाश्चन और ब्रैकेट ये दोनों ही आईआर के लिए थी, दैट इज इंफ्रारेड के लिए थी, और बाल्मर जो थी वो विजिबल रीजन में थी। तो ये हमारे पास इसमें आंसर आता है, बाल्मर जो थी सीरीज वो हमारे पास विजिबल रीजन को प्लॉट कर रही थी। नेक्स्ट इज पाश्चन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स जंप्स टू। पाश्चन सीरीज कब प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा। तो पाश्चन अभी हमने प्रीवियस में ही देखे, ये टेबल बनाई है, तो इसमें देखो पाश्चन के लिए कौन सी वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या आएगी, 4 5 6 एनीथिंग। तो इसमें अब हम देखेंगे तो सेकंड तो नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी, थर्ड तो उसकी ग्राउंड स्टेट है, या फिर फोर्थ या फिफ्थ। तो यहाँ पर हमारे पास बी जो है वो करेक्ट ई पॉइंट यहाँ पे कुछ बनेगा, ईदर सी और डी, क्योंकि वो फिफ्थ फोर्थ में भी जा सकती है या फिफ्थ में भी जा सकती है। तो यहाँ पे ई वाला पॉइंट सही आएगा, क्योंकि फोर्थ में भी जा सकता है उसका एक्साइटेड स्टेट और फिफ्थ में भी जा सकता है। तो वो फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो हमारे पास बहुत ही राइट आंसर्स है। तो इधर फोर्थ और फिफ्थ। तो पाश्चन के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होता है
मतलब जो पास्चन का ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मेरे पास 3 है, तो एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास दोनों आंसर सही है, 4th एंड 5th ऑर्बिट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p3। हमें बोला कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि जो कि है 1s2, 2s2, 2p3 है। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने होंगे। तो इसका पहले ऑर्बिट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कैसा आएगा, ये आएगा 1s, 2s और 2p। 2p में मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ये px है, ये py है, ये pz है और ये पूरा क्या है 2p है। तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 3। तो हम हुंस रूल लगाएंगे, 1 by 1 करेंगे, 1, 2, 3। तो देखो अब मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं और 3 ही मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3 आ गए। कैसे आया, क्योंकि मैंने हुंस रूल लगाया, मैंने इलेक्ट्रॉन 1 by 1 फिल किया, ये नहीं कि सारा एक ही में कर दिया, 1 by 1 ही हम फिल करेंगे। तो jab हम 1 by 1 फिल करते हैं तो हमारे पास 2p3 आ जाएगा, दैट इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज Which of the following is the correct electronic configuration for the scandium? स्कैंडियम के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। अब देखो स्कैंडियम क्या है, 21। तो 21 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक देख लो कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 10, 6 एंड 18। तो यहाँ तक का मेरे पास आर्गन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास हमें पता है पहले 3D से पहले किस में जाएगा, 4s में जाएगा और फिर 3D में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, और 3D में नहीं सारे होंगे। तो या फिर इधर दिस और दिस वन। अब हमें पता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले छोटे ऑर्बिटल को कंप्लीट फिल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास 18 हो गए, कितने रह गए हमारे पास, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो सबसे पहले हम छोटे वाले पार्ट को फुली फिल कर देंगे, छोटे वाले पार्ट को फुली फिल कर देंगे और जो बाद में रह गया उसमें हम पूरे फिल कर देंगे। दैट कम्स आउट टू बी 4s2 3d1। 4s2 3d1 मतलब बी हमारे पास राइट आंसर हो गया, बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। क्यों, अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे मेरे पास 22 बन रहे हैं, यहाँ पे क्या है 21 है। सो मेरे पास बी राइट आंसर हुआ, डेट इज यहाँ तक का आर्गन आ गया। देन 4s2 3d1 और यू कैन से आर्गन 3d1 4s2, ये दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई कि स्कैंडियम के क्या आ गए 3d1 4s2। नेक्स्ट इज एनी p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, किसी भी p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चलो बताते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि p ऑर्बिटल है, ठीक है, p का मतलब है px, py, pz और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6। टिक करो सी आंसर, राइट। बट दिस इज रॉन्ग। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर उसने बोला p ऑर्बिटल में कितने, p ऑर्बिटल के पार्ट्स नहीं बोले, सब ऑर्बिटल्स नहीं बोले, उसे सिर्फ ऑर्बिटल पूछा। तो जहां पे सिर्फ ऑर्बिटल की बात की दी जाए तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद द एंटी पैरेलल स्पिन, ठीक है। पैरेलल स्पिन नहीं होगा, पैरेलल का मतलब होगा सेम, ठीक है। एंटी पैरेलल होएगा मतलब एक ऊपर होएगा तो दूसरा नीचे होएगा। तो इसका मतलब क्या है, डी इसका राइट आंसर है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन एंटी पैरेलल स्पिन के साथ होंगे, क्योंकि हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
तो p ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। गलती से भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मत फिल करना, क्योंकि यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स की बात नहीं कही गई है, इनकी बात नहीं करी गई है। उन्होंने किसकी बात करी है, हमारे पास ऑर्बिटल की बात करी है। तो जैसे ही ऑर्बिटल का केस आ जाता है तो हमारे पास हमने आंख बंद करके टिक कर देना है कि भाई इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद द एंटी पैरेलल स्पिन, राइट, विद द एंटी पैरेलल स्पिन। ये मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पे पैरेलल है या एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन एंटी यहाँ पे लगा दिया तो मेरे को स्पेसिफाई कर दिया कि अब ये ऑपोजिट में ही होंगे, ठीक है, रियलिटी इनकी जो होगी वो ऑपोजिट ही होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे लेकिन एंटी पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, ठीक है, रदरफोर्ड का जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने किसके साइज की बात करी थी, न्यूक्लियस के, एटम के, इलेक्ट्रॉन के, न्यूट्रॉन्स के। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखो याद करो तो जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल के बाद हुई थी, तो न्यूट्रॉन्स का तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन के भी साइज के बारे में बात नहीं थी। रहा न्यूक्लियस एंड एटम। अब देखो याद करो, न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, एटम के साइज के बारे में डिस्कस किया था जब उन्होंने बोला था कि बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं, राइट, ये बात की गई थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी की गई थी, लेकिन एटम के साइज के बारे में बात किया गया था, तो बी राइट आंसर है, ठीक है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो बाद में डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन के साइज के हमारे पास ऑलरेडी ही पता लग गया था स्कैटरिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, बट न्यूक्लियस की यहाँ पर, न्यूक्लियस और एटम से हमने डिस्टर्ब नहीं होना, हमने ये नहीं सोचना कि न्यूक्लियस की हुई थी, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी गई थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, बट जो एग्जैक्ट साइज के बारे में बात करी थी वो एटम के साइज के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट इज व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन फॉइल, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आर कर दीजिए, when alpha particles are sent through a thin metal foil straight through the foil, what happened, ठीक है। तो क्या होगा जब हमारे पास, हमें पता था कि अल्फा पार्टिकल्स को थिन मेटल के फॉइल से पास कर दिया गया था तो वो स्ट्रेट चली गई थी, तो उधर से क्या पता लगा था, सो अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बात भी हुई थी। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये भी था। Most part of the atom is empty space. Alpha particles move with high speed. अब देखो बात तो चारों ही सही है, ठीक है, बात तो चारों ही सही है, बट यहाँ पे पूछा किसके रिस्पेक्ट में गया कि वो स्ट्रेट चली गई थी, तो उसका क्या लेना देना हैवियर से, पॉजिटिव चार्ज से, हाई स्पीड से, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। उसको किससे फर्क पड़ेगा, स्ट्रेट कोई चीज कब जाएगी, जब उसको बीच में ऑब्स्टैकल नहीं मिलेगा, और ऑब्स्टैकल का मतलब है कि बिल्कुल खाली रास्ता है। हम भी अपनी जो कार है हाईवे पे बिल्कुल आराम से फ्लो में चलाते हैं, क्यों, क्योंकि एक खाली रास्ता मिलेगा, अगर उधर ही ट्रैफिक जाम हो तो क्या आप नहीं जा सकते हो। तो इसमें ये नहीं मैटर करता, अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज यहाँ नहीं मैटर करेगी, यहाँ पर मैटर करेगा कि हमारे पास एटम की क्या प्रॉपर्टी थी। सो बेसिकली हमारे पास सी जो है वो राइट आंसर हो गया, दैट इज एक एटम के अंदर काफी जगह खाली होती, ठीक है, एक एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली होती है, ये बात की गई थी। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है हमारे पास दैट इज एन, ठीक है, एन क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताता है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पेस एंगुलर मोमेंटम, साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखो जब हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करे थे, क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करे थे, तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि जो क्वांटम नंबर्स है हमें क्या बताएगा, साइज बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बताएगा, और उसके में जो वेव फंक्शन की वैल्यू है डेट इज साई की कोऑर्डिनेट एक्सिस बताएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताएगा।
तो उसका कोई भी एंगुलर मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं था। तो हमारे पास तीनों ऑप्शन, जो स्प्रिंग, एंगुलर मोमेंटम, ये तो खुद ही एक नंबर था, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पेस एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों में से कुछ नहीं था। क्या आंसर था? साइज ऑफ ऑर्बिटल। उसने जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बता रहा था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास में पहुंचते जाएंगे ऑर्बिटल का नाम बढ़ता जाएगा, दैट इज 1 2 3, और नाम कैसा आ जाएगा? KLM एंड सो ऑन, इंक्रीज करता जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा था। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। इन चारों में से किसकी रेडिएशन सबसे ज़्यादा होती है? तो अगर हम स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक पे वापस जाएं, तो स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि हमारे पास इस साइड, जो लेफ्ट साइड था, वहाँ पे यूवी, इंफ्रारेड, ठीक है, फिर हमारे पास विजिबल रीजन एंड सो ऑन आ रहे थे। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड, मोस्ट ऑफ द राइट हैंड साइड जो थे वो रेडियो वेव्स थी। और हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वेवलेंथ जो है इंक्रीज करेगी, ठीक है, वेवलेंथ जो है इंक्रीज करेगी। तो सबसे हाई वेवलेंथ हुई रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है एज कंपेयर टू यूवी, इंफ्रारेड या एक्सरेज, राइट। नेक्स्ट इज which of the following electronic jump in the hydrogen atom will require the largest amount of energy? तो जब एक इलेक्ट्रॉन, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा था, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जाए, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में हमने पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कब लगेगी? जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट, सबसे जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाले ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करेगा। और ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, इसके सबसे पास वाला ग्राउंड स्टेट कौन सा होता है? 1, उसके बाद आता है 2। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी? जो न्यूक्लियस के बहुत पास में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, राइट। तो कहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी? जब N1 से 2 में जाएगा, क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे इसकी जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है और इलेक्ट्रॉन को बाहर से फोटोन भी देना पड़ रहा है। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए। इसलिए N1 से 2 में जब वो जाएगा तब उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वैल्यू होगी। तो याद करो, जब हमने स्पेक्ट्रम भी प्लॉट किया था तब हमने क्या किया था कि यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखा था, फिर 2 और 3 में कम स्पेस हो गया था, फिर 3 4 में और हो गया था, फिर 5 और फिर बहुत कम एनर्जी लेवल्स होते रहेंगे। मतलब कि ये जो एनर्जी की वैल्यू थी ये ऊपर जाते हुए रिड्यूस होती जा रही थी। तो 1 और 2 में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होने वाले ऑर्बिटल के वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना मुश्किल है, जिस वजह से एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट विद L इक्वल टू 2 एंड N इक्वल टू 3। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि इस ऑर्बिटल में कितने होंगे। तो देखो यहाँ से मेरे को पता है कि हम कैसे प्लॉटेशन करते हैं, NL के फॉर्म में करते हैं। मतलब N की वैल्यू 3 और L अगर मेरे पास 0 1 2 3 है तो इसका नाम क्या होता है? SPDF। तो यहाँ पे मेरे को L की वैल्यू दी हुई है 2, तो L के लिए 2 मतलब D, तो मेरे पास आ गया 3D ऑर्बिटल। इतना पता लग गया। अब 3D ऑर्बिटल में कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स होते हैं। ये मेरे को किसने दिया था? ML की वैल्यू ने दिया था। तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। तो कितने हो गए हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब कि जो ये 3D ऑर्बिटल है उसमें मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सिंपल, चैडविक ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, राइट, सॉरी गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी थी। चैडविक ने जो थी वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की थी, राइट। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी।
नेक्स्ट इज फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, n मेरे पास 4 है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3, तो l जो है 3 है, n 4 है, इसके अंदर होने वाले ऑर्बिटल्स कितने, तो अगेन क्या बन जाएगा, l अगर 0 1 2 3 है तो s p d f है, तो 3 के लिए f है, 4f आ गया। अब 4f में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ml की वैल्यू पे जाएंगे, ml की वैल्यू क्या कह रही थी कि अगर मेरे पास l की वैल्यू 3 है तो ml की वैल्यू जो होगी वो 2l प्लस 1 के बराबर होगी, डेट इज 2 इंटू 3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 7, तो 4f में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, 4f में 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड इन Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe जो होता है आयरन जो है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक उसकी एटॉमिक नंबर दिए हुए 26, अब देखो कितने रह गया, अब उसे बोला 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, Fe2 पॉजिटिव बन गया, Fe2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसी आएगी, 24 की जैसे। और जब हम क्रोमियम के केस पे वापस जाते हैं तो क्रोमियम के केस पे हमने देखा था कि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो इसके भी d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे, राइट। नेक्स्ट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ He इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ, अब देखो He का हीलियम का स्पेक्ट्रम हमने नहीं डिस्कस किया, तो देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हीलियम के स्पेक्ट्रम से बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हीलियम है वो नोबल गैस है, तो उसकी स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन की तरह नहीं होगी। अब सोडियम आ गया मल्टी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जैसी भी नहीं होगी। अब He पॉजिटिव तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो ये क्या हो गया, लिथियम के तरीके से हो गया, तो ये भी नहीं हुआ। अब लिथियम पॉजिटिव मतलब कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, सॉरी यहाँ पर ये आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है ना, तो हाइड्रोजन के तरीके से, और लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो कैसा होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है, तो ये हीलियम की तरह बिहेव करेगा। तो Li पॉजिटिव का अगर हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे और हीलियम का स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो सेम आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, इधर क्या है, सिर्फ 1s1 है, इधर क्या है, नियॉन 3s2 है, राइट, 3s1 है। हीलियम पॉजिटिव की क्या आ जाएगी, 1s1 आएगी, लेकिन लिथियम पॉजिटिव की आएगी 1s2 आएगी, और हीलियम की भी 1s2 होती है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, उसका स्पेक्ट्रम भी काफी हद तक सेम आएगा। नेक्स्ट इज as the nuclear charge increases from neon to calcium the orbital energies, ठीक है, उसने बोला नियॉन से कैल्शियम की तरफ मेरे पास चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज भी कैसा बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, डेट इज इंक्रीज वेरी रैपिडली, इंक्रीज करेगा बट बहुत तेज होएगा, वेरी रैपिड होएगा, स्लो भी नहीं होएगा, मीडियम भी नहीं होएगा, बिल्कुल तेजी से इंक्रीज करेगा। Next is which of the following element outermost orbit last electron has magnetic quantum number m equal to 0, उसे बोला इनमें से कौन से में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू 0 होगा। m इक्वल टू 0 कब होता है, जब मेरे पास s ब्लॉक हो, और इनमें से देखो किसके पास आउटर मोस्ट में s ब्लॉक है, सोडियम के पास है, ऑक्सीजन के पास नहीं होता, ऑक्सीजन का बनाओ, देखो 8 है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p4, क्लोरीन का बनाएंगे 17 है, तो डेट इज 1s2 2s2 2p, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6, देन 3s 6 7 8 9 10 3s2 एंड 3p5 आ जाएगा, राइट, 5 6 7, राइट। देन नाइट्रोजन के क्या आएगा 1s2 2s2, ये होता है हमारे पास 7, देन 2p3 आ जाएगा। लेकिन जब हम सोडियम का केस बनाते हो तो इसमें क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 आ गया, तो यहाँ पे लास्ट में s है, s का मतलब क्या है, ml की वैल्यू 0 होगी, तो सोडियम मेरे पास राइट आंसर हो गया। सो
देखो आज के जो हमने क्वेश्चंस किए, आज के जो हमने जितने भी एमसीक्यूज किए हैं वो सारे थ्योरेटिकल बेस्ड थे, है ना, बिल्कुल छोटे थ्योरेटिकल बेस्ड थे। एंड इवनली अगर आपने देखे तो थोड़े से क्वेश्चन बिल्कुल डीप नॉलेज में जाके थे, ठीक है, बिल्कुल डेप्थ में जाके थे। तो जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं पता होगी चैप्टर की तो आप एमसीक्यूज में भी कंफ्यूज होते रहोगे। और एमसीक्यूज ऐसी चीज़ है जहाँ से हम पूरे नंबर ले भी सकते हैं या पूरे नंबर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको डीप नॉलेज होना ज़रूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज के जो एमसीक्यूज थे वो थ्योरेटिकल बेस्ड थे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर में हमारे पास आएगा उसमें जो एमसीक्यूज होंगे वो थ्योरेटिकल भी होंगे और साथ साथ थोड़े से हमारे पास सॉल्विंग वाले भी होंगे, जो मतलब कि हमारे पास बोहर मॉडल में से जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आया था, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, होंगे मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।